नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जब वोट करता है तो वो कैसा दिखता है? हम बात कर रहे हैं भारत के चुनावों की। एक ऐसी प्रक्रिया जो इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि इसे समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो आज चलिए इसी विशाल मशीनरी को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 543, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये भारत की राजनीतिक शक्ति का कह सकते हैं फाउंडेशन है। देश के लोकसभा चुनावों के लिए पूरे भारत को 543 चुनावी हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें हम निर्वाचन क्षेत्र या कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। और हर एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो संसद में जाकर सांसद यानी एमपी बनता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जानने के लिए तैयार हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मशीनरी आखिर चलती कैसे है। देखिए, ये समझने के लिए कि ये सिस्टम डेमोक्रेटिक क्यों है, पहले ये समझना होगा कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि असल में पूरी आत्मा तो इस प्रक्रिया में ही बसी है। भारत के हर चुनाव की रीढ़ की हड्डी यही 5 कदम हैं। सबसे पहले, जैसा हमने देखा, देश को कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। फिर उन सभी लोगों की लिस्ट बनती है जो वोट दे सकते हैं। इसके बाद जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नाम देते हैं। फिर वो अपना प्रचार करते हैं, अभियान चलाते हैं, और आखिर में वोटिंग होती है और वोटों की गिनती की जाती है। सिंपल। यहाँ पर लोकतंत्र का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत काम करता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर वयस्क को वोट देने का अधिकार। भारत में वोट देने की उम्र है 18 साल, लेकिन अगर किसी को चुनाव लड़ना है, उम्मीदवार बनना है, तो उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। ये फर्क इसलिए है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उम्मीदवारों के पास शासन करने के लिए जरूरी समझ और अनुभव हो। अब ये जो चुनावी दौड़ है ये निष्पक्ष हो, इसके लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। उम्मीदवारों को अपनी सारी संपत्ति और अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसकी जानकारी देनी पड़ती है। प्रचार का समय भी फिक्स होता है और एक आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। ये एक बहुत पावरफुल रूल बुक है जो सरकारी मशीनरी या धार्मिक जगहों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाती है। कोशिश यही है कि सबके लिए मुकाबला बराबरी का हो। तो ठीक है, हमने पूरी प्रक्रिया तो देख ली, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, आखिर वो क्या चीज़ है जो दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी कसरत को सच में लोकतांत्रिक बनाती है। चलिए अब कैसे से क्यों की तरफ बढ़ते हैं। यही तो वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। देखिए, कई देश चुनाव करवाते हैं पर वो सभी लोकतांत्रिक नहीं होते। तो फिर भारत के मामले में क्या सबूत हैं? आइए देखते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी सबूत है एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। सोचिए, क्रिकेट के मैदान में एक ऐसा अंपायर जो किसी भी टीम का पक्ष न ले, बस वही काम ये करते हैं। चुनाव आयोग की ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। इसे हमारे देश की न्यायपालिका यानी जुडिशरी के बराबर की आज़ादी मिली हुई है। एक बार नियुक्त होने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना लगभग नामुमकिन है। मतलब सरकार भी उन्हें आसानी से नहीं हटा सकती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो बिना किसी डर या दबाव के फैसले ले सकते हैं। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर चलते हैं। भाई, कोई भी चुनाव तभी तो लोकतांत्रिक कहलाएगा जब लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, है ना? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो भारतीय लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ बताती है। कई पश्चिमी देशों के उलट भारत में गरीब, कम पढ़े लिखे और वंचित लोग अमीर और पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा वोट करते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली बात है। ये दिखाता है कि आम लोगों का चुनावों में कितना गहरा विश्वास है और उन्हें लगता है कि उनके वोट से फर्क पड़ता है। लेकिन लोगों की भागीदारी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। किसी भी लोकतंत्र का असली इम्तिहान तो वोटों की गिनती के बाद शुरू होता है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। सोचिए, अगर सिस्टम में ही गड़बड़ी हो, अगर धांधली होती हो, तो जो पार्टी पावर में है वो तो हमेशा पावर में ही रहेगी, है ना? पर क्या भारत में ऐसा होता है? ये आंकड़ा उस सवाल का जवाब है। भारत में लगभग 50% यानी आधे मौजूदा सांसद या विधायक चुनाव हार जाते हैं। जो पार्टियां सरकार चला रही होती हैं वो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियमित रूप से चुनाव हारती हैं। और यही बात साबित करती है कि सत्ता का शांतिपूर्ण ट्रांसफर न सिर्फ मुमकिन है बल्कि यहाँ होता है। और बस बात को साफ करने के लिए, जब हम पदधारी या इनकम्बेंट कहते हैं तो हमारा मतलब उस इंसान से होता है जो उस समय उस पद पर बैठा है।
यानी मौजूदा सांसद या विधायक। लेकिन तस्वीर हमेशा इतनी साफ नहीं होती। ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है। इसकी ताकतों को समझने के बाद इसकी कमजोरियों पर नजर डालना भी उतना ही जरूरी है। कुछ बहुत गंभीर चुनौतियां हैं जो एक निष्पक्ष चुनाव के विचार के लिए खतरा पैदा करती हैं। ये 4 मुख्य चुनौतियां हैं। पहला, पैसों का जोर जो अमीर पार्टियों और उम्मीदवारों को एक गलत फायदा देता है। दूसरा, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार जो अक्सर साफ सुथरे लोगों को मुकाबले से ही बाहर कर देते हैं। तीसरा, कुछ राजनीतिक परिवारों का दबदबा जो राजनीति को एक बंद दरवाजे वाला क्लब बना देता है। और आखिर में कभी-कभी पार्टियों के बीच असल मुद्दों पर विकल्पों की कमी जो वोटर्स को निराश करती है। तो इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद इस पूरी प्रक्रिया की, इस पूरे सिस्टम की बुनियाद क्या है? आखिर कौन सी चीज है जिस पर यह विशाल ढांचा टिका हुआ है? तो यहाँ हम इस विशाल सिस्टम की सबसे बड़ी सच्चाई पर आते हैं। इसमें खामियां हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो हारने वाली पार्टी भी उसे जनता का फैसला मानकर स्वीकार करती है। और यही स्वीकृति, यही एक्सेप्टेंस भारतीय लोकतंत्र की नींव है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें असली खामियां भी हैं। तो सवाल ये है कि इस सिस्टम को और मजबूत कैसे किया जाए ताकि ये जो जनता का फैसला है वो हमेशा सुरक्षित रहे और उसका सम्मान हो। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।